तो हम शायद कहाँ पे पढ़ रहे थे? सेलुलर स्लाइम स्लाइम मोल्ड्स हमने फिनिश किया है अभी, ठीक है। और स्लाइम मोल्ड्स के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन से हमको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे 3 कैटेगरी पे डिवाइड किया था। एक था जो कि ऑटोट्रॉप्स थे, जहाँ पे हमने 3 कैटेगरी में पढ़े। क्राइसोफाइट्स आपके जो है क्या कहते हैं, जो डीनोफ्लैजिलेट्स थे, और साथ में यूग्लेनोइड्स, ठीक है। इसके बाद हमने कंज्यूमर डिकम्पोजर कैटेगरी में पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स। अब तीसरा है जो है, जो कि कंज्यूमर्स है, बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी प्रोटोजोन की। तो जो प्रोटोजोन है, दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। सबसे पुराने रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ओके। ये तो पता ही है, एनिमल्स आपके क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। तो ये हेटेरोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉप्स में 2 कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। या तो ये प्रीडेटर की तरह रहें या पैरासाइट की तरह रहें, ठीक है। अगर आपने स्पीशीज इंटरेक्शन या पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ा है, ठीक है, तो आपको प्रीडेशन एंड पैरासाइट बहुत अच्छे से पता होगा। प्रीडेशन और पैरासाइट दोनों बेसिकली, प्रीडेशन और पैरासाइट दोनों में जो एक स्पीशीज है उसको फायदा होता है, बेनिफिट होता है, दूसरे को क्या होता है? प्लस माइनस नुकसान होता है, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है दोनों में? पैरासाइट बहुत छोटा होता है, मतलब इसमें से एक स्पीशीज जिसको आप पैरासाइट बोल रहे हो वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। और सेकंड चीज यह है कि पैरासाइट कभी भी दूसरे स्पीशीज जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब जिस होस्ट के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसको कभी किल नहीं करता है। वो धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में किल हो जाता है, क्योंकि पैरासाइट उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। बट जनरली इस तरह से पैरासाइट में उसका किलिंग पर्पज, उसका किलिंग नहीं होता है, होस्ट को किलिंग का पर्पज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो उसी से एनर्जी ले रहा है ना, तो वो किल तो नहीं करना चाहेगा। वो किल हो जाए वो बात अलग। जबकि प्रीडेशन में क्या है कि प्रीडेशन में एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को क्या कर देता है? किल कर देता है, करता है कि नहीं? और प्रीडेशन आपको पता है, जब आप एनसीईआरटी में प्रीडेशन जो इकोलॉजी पढ़ोगे, तो जब वहां पे प्रीडेशन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इट कंडक्ट्स एनर्जी ट्रांसफर इन द ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। ये एनर्जी ऊर्जा संचार करता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। तो प्रीडेशन एंड मतलब पैरासाइट्स की तरह होंगे। इसमें एक्चुअली मुझे प्रीडेटर लिखना चाहिए, मैंने प्रीडेशन लिख दिया, प्रीडेटर लिखना चाहिए, ठीक है। प्रीडेशन तो इंटरेक्शन हो गया ना, ये बिहेव किस तरह से करेगा? वो प्रीडेटर की तरह बिहेव करेगा, ओके। अब आते हैं कि जो प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स को आप में आप 4 कैटेगरी पढ़ोगे, 4 ग्रुप्स में आप डिवाइड कर सकते हो प्रोटोजोन्स को। बताओ कौन कौन से हैं जिनको जिसमें डिवाइड कर सकते हो आप? एमीबॉइड प्रोटोजोन, एमीबॉइड, प्रोटोजोन प्लस प्रोटोजोन, सिलिएटेड, फ्लैजिलेट, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, एंड स्पोरोजोआन।
स्पोरोजोन। ये जो अमीबॉयड हैं इनको आप सार्कोडाइन्स के नाम से भी जानते हैं, बाद में लिख लेंगे। अमीबॉयड को अलग से पढ़ना है, हर एक को अलग से पढ़ना है। इसको लिख लो तो इरेज करके हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। इरेज कर दूं बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स स्टार्ट करते हैं। अमीबॉयड also known as सार्कोडाइन्स। सार्कोडाइन्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। हैबिटाट की बात करें तो दे लिव इन फ्रेश वाटर, marine water and soil. They live in fresh water, marine water and soil. ठीक है। साथ में अगर ये किस तरह से बेसिकली अपने, चूंकि ये प्रीडेटर्स हैं, these amoeboid protozoans are, ये क्या है? amoeboid protozoans are predators. प्रीडेटर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पैरासाइट कैटेगरी में आपको नहीं दिखेगा, ये दिखेगा प्रीडेटर कैटेगरी में। तो प्रीडेटर है, दैट मींस कि इनको अपने प्रे को कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैप्चर किस तरह से करते हैं? ये कैप्चर स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करके करते हैं, ठीक है, बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट में। इनको स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फिट, उनके पास फॉल्स फिट है चलने के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक अमीबा बना दूं, सपोज कर लो ये एक अमीबा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रे प्रेजेंट है, ये कोई प्रे है। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है, ठीक है। मतलब स्यूडोपोडिया किस तरह से बनते हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इस तरह से अपने आप को मूव कराएगा, इस तरह से अपने आप को मूव कराएगा कि वो इस तरह से इसको कैप्चर करेगा। फिर ये यहाँ पे हटा के ये दोनों के दोनों आके इधर से जुड़ जाएंगे, ठीक है। इधर से ये ऐसा हो जाएगा और ये हट जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, प्रे के अंदर आ जाएगा, सॉरी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, ठीक है, ये क्या है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फॉल्स। स्यूडोपोडिया एक तो की मूवमेंट में हेल्प करता है, दूसरा ये प्रेडिशन में इस तरह से मतलब कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूं, ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज करूंगा कि स्यूडोपोडिया बेसिकली हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तो बेसिकली दे बिहेव लाइक प्रीडेटर। तो आप लिखा देता हूं यहां पे कि दे कैप्चर प्रे बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि जो स्यूडोपोडिया होते हैं अमीबॉयड प्रोटोजोन्स के केस में,
वो बेसिकली फाल्स फिट है और उसके दो फंक्शन आपके सामने दिख रहा है, मूवमेंट और कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ठीक है, एग्जाम्पल भी अगर आप लिखना चाहो किसके, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के, अमीबा, जो मैरीन फॉर्म है, मैंने बताया ना कि ये आपके फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। इरेज करो मुझे हाँ इसको। सर। ये आपके फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मैरीन में भी रह सकते हैं, सॉइल में भी रह सकते हैं। तो जो मैरीन फॉर्म है, मैरीन फॉर्म, इनकी जो आउटर वो है सरफेस है, मैरीन फॉर्म की जो आउटर सरफेस है वहां पे सिलिका का डिपोजिशन रहता है। ठीक है, तो लिख सकते हो कि मैरीन फॉर्म have silica cell on their outer surface। आउटर सरफेस में सिलिका सेल प्रेजेंट होंगे, किसमें? मेरीन में जो मेरीन एमीबॉइड में। Marine एमीबॉइड रहते हैं। मैरीन फॉर्म। ओके, बस इतना ही है। एक अमीबा एग्जाम्पल लिखा दिया, एक एग्जाम्पल और भी लिखा देता हूं मैं, एंट अमीबा, या बाहर लिखो जरा सा, एंट अमीबा में कुछ लिखा भी दूंगा मैं। एंट अमीबा, एंट अमीबा भी इसी कैटेगरी में है, बट एंट अमीबा यहाँ पे पैरासाइट है। ठीक है, जो मैंने पहले दिखाया है वो जनरलाइज्ड है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस पे आपके जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं या सार्कोडाइन्स हैं, दे विल बी प्रेडेटर, दे विल बिहेव लाइक प्रेडेटर, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। ठीक है, तो एंट अमीबा बेसिकली पैरासाइट है, आपको पता है। इट कॉज, क्या करता है वो सर डिसेंट्री। डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। ठीक है, एंट अमीबा, पूरा नाम लिख देता हूं बच्चे, यहाँ पे इसको जरा सा हटाओ, पूरा नाम लिख देता हूं, हिस्टोलिटिका। ठीक है, हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अब आते हैं दूसरा कैटेगरी, कौन सी है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये वो वाले प्रोटोजोन्स हैं जहां पे क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से मतलब मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन है इनके पास में, वो कौन सा ऑर्गन है? फ्लैजिला। फ्लैजिला। ओके, जैसे मैंने सार्कोडाइन्स के केस में लिखाया कि दे मे बी प्रेडेटर, दे मे बी मतलब एक्ट लाइक प्रेडेटर और पैरासाइट। सॉरी, सार्कोडाइन्स में तो मैंने सिर्फ प्रेडेटर ही लिखाया जनरली। ठीक है, मैं जब आपको स्टार्टिंग किया था प्रोटोजोन्स में, तब मैंने लिखाया था कि ये प्रेडेटर होंगे या जो है आपके पैरासाइट्स होंगे। तो जो फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है बेसिकली, ये पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं या फ्री लिविंग होते हैं, मतलब जनरली प्रेडेशन बोल सकते हो, या और कोई सोर्स है उस तरह से खा लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूं कि दे में भी फ्री लिविंग और पैरासाइट होंगे। तो क्या फ्री लिविंग है वो? नहीं सर। अगर वो पैरासाइट है नहीं। दे आर नॉट फ्री लिविंग। ठीक है, वो फ्री लिविंग नहीं है, तो ध्यान में रखना। और अगर ये फ्री लिविंग है, दैट मींस कि ज्यादातर चांसेस है कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे होंगे? प्रेडेटर जैसे। प्रेडेटर की तरह। ठीक है, और शायद आपको समझ नहीं आता होगा, इसको मैं चलूंगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट के लिए, ठीक है, दे हैव फ्लैजिला, दे हैव फ्लैजिला। मूवमेंट के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट Flagella. होता है। चला ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बताओ। एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं ट्राइपेनसोमा ट्राइफेनोसोमा। ठीक है, या ट्राइपेनोसोमा, जो आपको अच्छा लगता हो, ट्रिपेनोसोमा या ट्राइपेनोसोमा। इट कॉज अ डिजीज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है जो कि ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है, और ट्रिपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो यहां से हमारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स भी खत्म हो गए। अब आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी है वो सीलिएटेड प्रोटोजोन की। सीलिएटेड प्रोटोजोन, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एक्वाटिक एंड एक्टिवली फ्लोट करते हैं। फ्लोट गलत बोल रहा हूं, एक्टिवली मूव करते हैं। ठीक है, मतलब ये पानी में रहते हैं, ठीक है, और इनका जो मूवमेंट है वो बाय एनर्जी कंजम्पशन है। ठीक है, एक्टिवली मूवमेंट है, एक्टिव मूवमेंट है इनके अंदर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनके लिए मूवमेंट के लिए दे हैव सीलिया, और सीलिया कोई एक नहीं होता, दे हैव सीलिया फॉर मूवमेंट्स ऑन देयर बॉडी सरफेस। जो बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस में मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है? Cilia. सीलिया प्रेजेंट है। ओके, यस सर। मैंने पिछले दिन पूछा था कि आप लोगों में से कुछ लोग नीट में अपीयर हुए थे, तो पेपर कैसा हुआ? क्या आंसर की भी आ गई है अब तो नीट की तरफ से, मतलब एनटीए की तरफ से मैच करवाया? उससे ये पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ने की जरूरत है, और मैं बताऊंगा। बताओ बजे। सर अभी मैच नहीं किया है। क्या बच्चे? नहीं, मुझे बताओ कितना कितना किए हो। नाम मैं इधर देख रहा हूँ, जो बोलेगा वो मुझे पता चल जाता है। ये भी फिलहाल अर्नब मंडल, हाँ बच्चे, दिया तुमने? हाँ सर। अपीयर हुए? हाँ सर। तो कितना हुआ आउट ऑफ 720? अभी सर एनटीए की नहीं मिलाया है। अरे बच्चे कल आ गई है, कल। अच्छा चलो, एनटीए की नहीं, एलन या आकाश या किसी से मैच करवाया है? नहीं सर। हाँ सर किया है। एक मिनट रुकना, मैं बात करता हूँ, एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर नहीं मिलाया है। बच्चे, ना मिलाने का मतलब है कि तुम बहुत रिलक्टेंट हो अपने, मतलब तुमको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है चीजों में, और नीट का सिलेक्शन होने के लिए क्यूरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव होना। तुमको एक्चुअली तो पता चलना चाहिए कि तुम कितना, मतलब तुमको ये काम तो तुरंत ही कर डालना चाहिए, एट वंस। ये और कोई बच्चा?
हाँ सर। हाँ बच्चे बोलो। हाँ सर 390 आ रहा है। अच्छा 390, मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट कोई बच्ची दिख रही है मुझे, आलिया। अपीयर हुए बेटा? हेलो। अर्पण चौधरी, जयशंकर मुखर्जी। हाँ सर अपीयर हुआ था। मैथ और कराया सर आंसर किससे का नहीं मैं याद बच्चे? आकाश एंड एलन की तो उसी दिन आ गई थी शाम में। कलोल मंडल। सर मैं 11th का हूँ। अच्छा नीलाद्री बेटा, आप 11th हो या नीट के पेपर क्लियर कर रहे हो? सर मैं अपीयर हुआ था। हाँ तो कितना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली? सर 300 अप्रोक्सीमेटली। ओके प्रीतम। सर 350। ओके प्रीति नायक। Sir, approx 300. ओके राजेश घोष। 290 सर। ओके समीरन डे। हाँ सर 360। ओके सोवन मंडल। सर अभी तक नहीं मिला है। अच्छा मिलाओ बेटा। सुमन घोष। सर वो 270 से 75 आ रहा है। ओके एंड सुसोवन। सर 350 कोई सर। दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा 350 मेहनत। सर। ओके मेहनत, क्योंकि 350 चलो ठीक है। बीइंग 12th स्टूडेंट, 12th पास आउट, वैसे तो अगर अच्छे से पढ़े होते तो और अच्छा कर पाते, बट मेहनत की जरूरत है। कम से कम डेली आपको हर एक सब्जेक्ट पे 2 आवर्स तो कोचिंग के बाद देना चाहिए। कोचिंग पढ़ने के बाद आपको डेली 2 आवर्स देना चाहिए। इसके अलावा बाकी रिमेनिंग डेज पे आपको और ज्यादा टाइम देना चाहिए। और ये लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा, 8-9 मंथ, 9 मंथ 10 मंथ अप्रोक्सीमेटली। तब जाके ये अगर कंटिन्यूअस इस तरह से मेहनत होती है तब जाके रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आपने बीच में ब्रेक किया, दुर्गा पूजा में सेलिब्रेशन किया, दिवाली, जानते हो बंगाल में तो बड़े सेलिब्रेशन होते हैं पूजा वगैरह में, और अच्छी अच्छी खासी छुट्टी रहती है, तो उससे नुकसान हो जाएगा। तो अब ये मान के चलना कि इस बार सेलिब्रेशन नहीं होगा, इस बार मतलब मेन सेलिब्रेशन होगा आफ्टर द एग्जाम, उसके बाद। तो फिलहाल पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि 300-350 मार्क्स में अभी बहुत डिफरेंस है। सिलेक्शन इस बार जो है करीब करीब, अगर मैं स्टेट बोर्ड का भी वेस्ट बंगाल का बोलूं, स्टेट का कोटा से, तो 560 या आप रख लो 555, ये इतना मार्क्स तो स्टेट कोटा से भी चाहिए। और ऑल इंडिया तो आप जान ही रहे हो 590 से नीचे नहीं जा रही, इससे ज्यादा ही जा रही है। 590 तो इवन बेटर होगा, इसको बोलो 600 to 610, ये ऑल इंडिया कोटा है। स्टेट कोटा में वेस्ट बंगाल के पास क्योंकि कॉलेजेस बहुत हैं और मेडिकल कॉलेजेस बहुत हैं, सीट बहुत है, इस वजह से यहाँ पे कम चली जाती है स्टेट कोटा में 555 के आसपास। पर उससे भी क्या है कि नए खुले कॉलेजों में एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं। मतलब दैट मीन्स कि आपको अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 590 तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। तो तुम सोच लो तुम कहाँ पे हो, और बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है। बायो में अगर मतलब अगर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेना है बीडीएस में, तो आपको बायो में तो 320 से नीचे तो सोचना ही नहीं है, ये तो इसके नीचे तो सिलेक्शन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में करीब 140 से नीचे बिल्कुल बेकार है, और फिजिक्स में भी ये, ठीक है। हालांकि ये भी अभी पूरा स्कोर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ केमिस्ट्री में करीब करीब 150, क्योंकि पेपर बहुत इजी आ रहा है आजकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तब जाके ये आपका 590 के आसपास बनेगा। आप अगर फिजिक्स में अच्छा करते हो, फिजिक्स में 120 पार से थोड़ा सा खींच ले जाते हो 10-15 मार्क्स, इसमें और थोड़ा सा खींच लेते हो 15 के आसपास, इसमें भी अगर आप 20 के आसपास खींच लेते हो, तो ये आपका जो है क्या कहते हैं 50 मार्क्स इसमें और जोड़ देगा, तो फिर आपका रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा 640 तक।
फिर रैंक अच्छा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बहुत मेहनत की जरूरत है और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूर्व पटांग के क्वेश्चन मत पूछा करो, सिलेबस के अंदर की चीजें पूछो जो, क्योंकि मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स कि आपका जितना भी नीट का सिलेबस है मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। आप इसी को बार बार रिवीजन करो, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, इसको दिमाग में बिठा लो। बार बार पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता, किसी का नहीं होता, ठीक है। ज्यादा, क्योंकि आपके दिमाग का एक कैपेसिटी है, दिमाग उस कैपेसिटी के बियॉन्ड किसी जो है चीजें रिटेन नहीं कर पाएगा। और अगर आपके दिमाग में चीजें रिटेन नहीं कर पा रही हैं, लंबे समय तक रह नहीं रही हैं चीजें, दैट मीन्स कि आप एग्जाम में भूल जाओगे, और भूल गए तो खत्म कहानी। इसीलिए जो है कम पढ़ो पर बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो रिवीजन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मिनिमम जब एट द एंड जो है क्या कहते हैं आपका ये सिलेबस फिनिश होगा तो 25 बार आपकी सारी किताबें, बायो तो 25 बार आपका एनसीईआरटी से मेरे नोट से पढ़ा होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही होना चाहिए। फिजिक्स में थोड़ा सा वो हो जाता तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, पर 10 टाइम्स 11 टाइम्स तो फिर भी वाले रहना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं, दे हैव अ कैविटी which open, या इस तरह से लिखो, they have a cavity known as gullet, known as gullet, and this gullet opens outside of cell surface। क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो आप लिख सकते हो सेल सरफेस, ठीक है। सेल सरफेस के बाहर की तरफ ओपन होती, ठीक है, ओके। अब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा क्या, स्लीपर मॉलिक्यूल, मतलब एग्जाम्पल मैं दूं यहां पे, पैरामीशियम। पैरामीशियम आपने देखा होगा पिक्चर में तो जरूर ही देखा। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल मैंने गलत बोल दिया था, स्लीपर एनिमल क्यूल। क्या बोलते हैं, एनिमल क्यूल, ठीक है। तो पैरामीशियम आपको स्लीपर टाइप का दिखता है, इस वजह से इसको बोल देते हैं। ऑलमोस्ट इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे एक कैविटी इस तरह से नजर आएगी, ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी नजर आएगी जो कि बाहर की तरफ खुल रही है। तो कैविटी इज नोन एज, सर वो क्या लिखा है आपने, स्लीपर? क्या बच्चे, वो क्या लिखा है हमने, स्लीपर? एनिमल क्यूल बच्चे, एनिमल क्यूल। जैसे मॉलिक्यूल होता है ना, वैसे एनिमल क्यूल। मॉलिक्यूल मतलब छोटा एनिमल कहने का, एनिमल क्यूल कहने का मतलब है छोटा एनिमल, और जो कैसा दिखता हो, स्लीपर टाइप का दिखता हो। अगर आप, एक मिनट इस पिक्चर को मैं बाहर बना लेता हूं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, ठीक है। आप इतना लिखो, पहले इरेज करना है। लिख लिया? यस सर। हाँ सर। आप एनसीईआरटी में पिक्चर देख सकते हो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 पे आपका है, ठीक है। पेज नंबर 21 पे एक पैरामीशियम का पिक्चर बना हुआ है। और एक चीज तुमको पहले ही बता देता हूँ, या शायद पहले लेक्चर में भी बता दिया होगा, कि मेरे से बहुत अच्छी पिक्चर की एक्सपेक्टेशन मत करना। मैं पिक्चर उतना ही अच्छा बना पाता हूँ जितना काम कर जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा पिक्चर मेरे से एक्सपेक्टेशन करना बेकार है।
इस तरह से कुछ बना और इस ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ इसकी पूरी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सिलिया। सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है सीलिया। और सीलिया में जो मूवमेंट होता है दे शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होने की वजह से दे स्टीयर वाटर करंट टूवर्ड्स गलेट। ठीक है, और इस वाटर करंट के साथ में, ठीक है, टूवर्ड्स गलेट अलोंग विद फूड। भाई जब वाटर जा रहा है तो उसके साथ प्रे भी जाएगा ना, और प्रे ही तो उसका फूड है, प्रे ही तो उसका फूड है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसमें आपको इस तरह की एक कंटेक्टाइल वैक्यूल्स दिखेगी, इस तरह की कंटेक्टाइल वैक्यूल्स दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर दिखे तो बोल देना कि ये क्या है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंटेक्टाइल वैक्यूल। आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियस, दो टाइप के वैसे न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो एक ये मैक्रो न्यूक्लियस इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना चीजें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है? पैरामीशियन का है। पैरामीशियन। चलो, ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में मूवमेंट जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट बाय सीलिया। और आपको पता है कि ये जो सीलिया या फ्लैजिला है ये बेसिकली कौन सा मूवमेंट शो करते हैं? एक्टिव मूवमेंट। दैट मींस की कंज्यूम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सर। हाँ बच्चे बोलो। सर वो सर क्या बोले, वो स्टार, वो सर जो कॉन्ट्रैक्टाइल बच्चे वैक्यूल है कंडक्टाइल उसके वैक्यूल लिखा भी तो है बेटा। नहीं सर, उसके ऊपर सर, ये वो पिक्चर में सर। ये हाँ लिखा है बच्चे, ये है साइटोस्टोम। इसकी जो ओपनिंग है, जो माउथ है, वो है साइटोस्टोम। हो गया? नहीं Yes, सर, sir. एक मिनट रुकिए। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब लास्ट जो ग्रुप है स्पोरोजोन्स,
स्पोरोजोन्स नेम इस वजह से दिया गया क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल के दौरान स्पोर वाली स्टेज आती है, ठीक है, इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसको बोलते हैं स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो स्पोरोजोन्स है दे आर एक्चुअली पैरासाइट, ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कौन से होंगे, पैरासाइट होंगे। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। स्पोरोजोन्स हैव डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड दे हैव infectious spore like stage in their life cycle, and that's why known as sporozoans। स्पोरोजोन्स वेरी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट है इनकी लाइफ साइकिल में, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजोन्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, दिस इज मोस्ट नोटोरियस स्पोरोजोन्स। मोस्ट नोटोरियस मतलब बहुत कुख्यात, फेमस बैडली, ठीक है, इन अ बैड वे, ठीक है, नोटोरियस स्पोरोजोन। एंड ये कॉज क्या करता है, कॉज मलेरिया। मलेरिया। सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा है, सबसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मैलिग्नेंट। हाँ, सबसे खतरनाक जो मलेरिया है वो है कौन सा, मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट, ठीक है। उसको सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनमें से एक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है। तो जब 12th का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं, एक मिनट, तो प्लाज्मोडियम जो है मोस्ट नोटोरियस स्पोरोजोन है जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। एंड इट हैज वेरी स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैगरिंग इफेक्ट का मतलब बहुत बैडली अफेक्ट किया है ह्यूमन पॉपुलेशन को, ठीक है। हैज एक और चीज, जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो एक और चीज बताऊंगा कि जो सिकल सेल एनीमिया वाले ह्यूमन पॉपुलेशन है, बेसिकली जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में है, जहां जिन जिन लोगों पे जो है सिकल सेल एनीमिया, तो उनके ऊपर इस प्लाज्मोडियम का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया एक्चुअली। तो यहाँ से प्रोटोजोन्स हमने फिनिश कर लिए हैं। अब हम चलेंगे किंगडम, मतलब नेक्स्ट किंगडम पे। 2 किंगडम हमने यहाँ पे फिनिश कर लिए हैं, तीसरा किंगडम हमारे पास कौन सा है, किंगडम फंजाई। फंजाई। फंजाई हम स्टार्ट करेंगे। लिख लिया था ना इसको, या छूट हाँ, गया? सर। किंगडम फंजाई, ठीक है। अब किंगडम फंजाई में स्टार्ट करते हैं कि अगर हैबिटाट की बात करोगे तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह मिलेंगे।
कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह प्रेजेंस है। हाँ, इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहां कहां पे होंगे वो भी दिखा देता हूं। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, फंजाई आपको हर जगह पे मिलेगा, ठीक है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी लिखा देता हूँ, ठीक है, बीच बीच में लिखाऊंगा। अभी मेरा फोकस है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखाऊं। जो किंगडम फंजाई है, दिस इज द यूनिक किंगडम। बताओ किस रिस्पेक्ट में यूनिक? यूनिक किंगडम ऑफ फिलहाल काइटिन से सर ये प्लांट का सर ये थैलास जैसे है, पर प्लांट जैसे सेलुलोजिक सेल वाले रहते हैं। सर हेटेरोट्रॉपिक है। हाँ, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बात अगर करोगे तो ये हेटेरोट्रॉप्स है, पर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? डिकम्पोजर। मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फंजाई बिलोंग्स टू द डिकम्पोजर कंज्यूमर, ठीक है। ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सरवाइव करता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स है, इसको पहले आपको पता है कि 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तक इसको प्लांट्स के साथ रखा गया, प्लांटी के साथ रखा गया। जब विटेकर ने अपना 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया तो उस समय उन्होंने क्या किया, प्लांटी से फंजाई को सेपरेट किया और पूरा का पूरा फंजाई को एक किंगडम बना दिया, ठीक है। क्यों बना दिया गया? क्योंकि प्लांटी में ये बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी क्रिएट कर रहा था। हेट्रोजेनिटी का मतलब जो एक समानता थी, जो एक होमोजेनिटी थी, उसको प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉप्स है, ये अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकता है और प्लांट्स अपना फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको बेसिकली जो है क्या कहते हैं, वहां से सेपरेट करके एक यूनिक, चूंकि इनमें कैरेक्टरिस्टिक यूनिक थी, इनकी जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई थी, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट था, ज्यादातर स्पोर पे डिपेंड करते हैं बेसिकली ये, ठीक है, जो चाहे वो असेक्सुअल स्पोर बने चाहे सेक्सुअल स्पोर्स बने, ठीक है। तो स्पोर्स पे डिपेंड करता है, इनका लाइफ साइकिल डिफरेंट है, तो इसकी वजह से ये पूरे के पूरे ग्रुप को उन्होंने हटा के अलग कर दिया। दैट्स व्हाई दिस इज द यूनिक किंगडम। और किस कैटेगरी में है? हेटेरोट्रॉप्स कैटेगरी में, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स कैटेगरी में, ओके। जो फंजाई के मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स या ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम, जो ऑर्गेनिज्म है इस किंगडम के, इनमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे शो एक्चुअली ग्रेट डाइवर्सिटी, सो ग्रेट डाइवर्सिटी। आप जब इक्वालॉजी पढ़ोगे, ध्यान में रखना, अभी से आप चीजों को लिंक करना स्टार्ट करो। मैं तब जब इक्वालॉजी में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इक्वालॉजी में एक चैप्टर है, नाम मुझे दिमाग में पूरा नहीं आ रहा, डाइवर्सिटी वाला है, जहां पे कि ये बताया गया है कि कौन सी किंगडम कितना % कंट्रीब्यूट करता है, कितना डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देखोगे कि फंजाई का प्रपोर्शन काफी है, ठीक है। तो दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एंड habitat. They show great diversity in morphology and habitat, ठीक है। कॉपी करो तो आगे बढ़ते हैं।
यस सर, हो गया। हाँ सर हो गया। अगर हैबिटेट के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी चीजें और देखें कि जनरली जो फंजाई है वो मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो करना पसंद करता है, ठीक है। मॉइस्ट हैबिटेट में मतलब दे विल फाउंड मोस्टली इन मॉइस्ट ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस नहीं पता? सर डेड और डिकेइंग मैटर जो सॉइल में प्रेजेंट होता है ना। ह्यूमस रिच सॉइल, ठीक है। ह्यूमस मतलब जहां पे डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस जिस सॉइल पे स्टार्ट है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खूब सारा प्रेजेंट है, तो ये प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये प्रेफर करेंगे मतलब फंजाई वहां पे ग्रो करना। आपको कुछ ना कुछ वहां पे फंगस दिख जाएगा। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जो रोटियां होती हैं, जो है चपातियां या कोई भी फूड बेसिकली जो आप एक दो दिन के लिए अगर रख दो तो उसमें आपको सबसे पहली चीज नजर क्या आएगी, क्या लगी हुई होगी वहां पे? फंगस लगी होगी, रेशेदार कुछ भी, व्हाइट या ब्राउन या ब्लैक कलर का, ठीक है। कुछ आपको फाइबर्स नजर आएंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली फाइबर्स किसके होंगे? वो फंजाई के होंगे, फंजाई ठीक है। का। यहाँ पे ये लिख देना कि दे प्रेफर टू ग्रो in warm and humid places। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में आपको ये प्रेफरेबली ग्रो करते हुए मिलेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फंजाई मोस्टली ग्रो इन, ठीक है। तो ये लाइन पूछी गई थी कि दे प्रेफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जैसे आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे कि फंजाई के हैबिटेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे माउल्ड होता है, ठीक है। माउल्ड बेसिकली आपको चपातियों में दिख जाएगा, ठीक है। यस सर। 1 मिनट होल्ड करना बच्चा। टाइम कितना हुआ अभी? 10:52। 1 मिनट होल्ड करना। चलो ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये क्या है? फंजाई, ठीक है। जो आपको मोल्ड या ऑरेंज रॉड दिखेगा चपाती या ब्रेड में, वो आपका क्या होगा? फंजाई होगा। टोड स्टूल्स, ये भी क्या है? फंजाई। टोड स्टूल्स भी बेसिकली फंजाई है। व्हाइट मस्टर्ड लीव्स, कई बार मस्टर्ड की जो लीव्स होती हैं, ठीक है, वो किस कलर की हो जाती हैं? व्हाइट कलर की। ये भी किसकी वजह से है? फंजाई। फंजाई। फंजाई है बच्चे।
बताओ मुझे। मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं पता? ड्यू टू पैरासिटिक फंजाई लिखो, अच्छा रहेगा। ड्यू टू पैरासिटिक फंजाई एक बार पूछा गया है। एल्ब्यूगो, एक एल्ब्यूगो फंजाई है जो कि पैरासाइट करता है मस्टर्ड लीव्स पे, ठीक है, उसको व्हाइट कलर का कर देता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो मस्टर्ड लीव्स पे जो फंगस लीव्स पे अटैक करता है उसको व्हाइट कलर का कर देता है, वो कौन सा फंगस? दिस इज द एल्ब्यूगो। ओके, यस सर। ठीक है। इसके अलावा आप ईस्ट बहुत यूज करते हो अपने घरों में, करते हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। चाहे वो आपकी ब्रेविंग इंडस्ट्री हो या बेकरी हो, ठीक है, वहां पे भी आपका जो है क्या कहते हैं, ईस्ट खूब यूज होता है। और भी कई सारे डिजीज कॉज करता है, ये पैरासाइट की तरह रह बिहेव करता है, तो एनिमल एंड प्लांट्स में कई सारे डिजीज कॉज करता है, ठीक है, कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स पे एक डिजीज है, कौन सी? वीट पे एक डिजीज कॉज करता है, कॉज ब्लैक क्या बोलते हैं, वीट रास्ट। कॉज वीट रस्ट, ठीक है, इन बाई पक्सीनिया, नॉट इन, ठीक है, पक्सीनिया। ग्रैमिनिस, पक्सीनिया ग्रैमिनिस एक फंगस है जो कि वीट में वीट रस्ट कॉज करता है, वीट में वीट रस्ट कॉज करता है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि एनिमल जो है क्या कहते हैं, एनिमल्स में भी कई सारे डिजीज कॉज करता है, पैरासाइट एनिमल्स में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। हाँ, रिंग वॉर्म्स लाइक, ठीक है, वहां पे डिजीज कॉज करता है। लिखना चाहो तो लिख लो, बट ठीक है, बाद में तुम पढ़ेंगे ही, डिटेल में पढ़ना है वहां पे, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। इन दो चीज को, इन दोनों को याद रखना, बहुत पूछे गए हैं ये और ये। व्हाइट मस्टर्ड लीफ कौन कॉज करता है? एल्ब्यूगो। एंड पक्सीनिया ग्रैमिनिस है जो कि वीट रस्ट, ठीक है, वीट रस्ट कॉज करता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना। आपको पता है कि जो फंगस है, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक आल्सो, ठीक है, तो लिख दो, दे आर आल्सो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, दे आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के सोर्स है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, क्या कौन से एंटीबायोटिक देता है? पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीजें लिखा दी हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू फंजाई है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम हो चुका है क्या? हो गया है, बट फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या नेक्स्ट, ठीक है, एक आध कैरेक्टरिस्टिक और लिखो आप, मैं इरेज कर दूं इसको? हाँ सर। हाँ सर। देखो, चूंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है,
हेट्रोट्रॉफिक, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि दे लैक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, नहीं प्रेजेंट होगा, दे लैक क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान में रखना, कभी टिक मत कर देना कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन फंजाई। ओके, ठीक है बच्चे, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट, चूंकि नया हेडिंग में स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में जो है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे इसको थोड़ा सा क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट क्लासेस पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा, बीच में मैं रोक दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा ये। ठीक है, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा कि बहुत इजी वे में याद हो जाएगा आपको। इसकी जो डिफरेंट क्लासेस हैं, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है इसके हाइफे वगैरह में, उन सबको हमको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना है। सर हाँ बच्चे बोलो। सर ये 11 और 12 का सिलेबस खत्म करने के कितना समय लगेगा? किसका सिलेबस? 11 और 12 का पूरा एनसीईआरटी। आप 12th में मतलब अचीवर बैच में हो? अचीवर बैच करने का मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो 11th में? नहीं सर, मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बच्चे अभी आपका स्टार्ट हुआ है सिलेबस, तो ये मान के चलो कि मई से पहले नहीं खत्म हो रहा। आपका एग्जाम अगले साल भी ऐसे ही होगा। कब? अगस्त या सितंबर पे, अगस्त रखें, ठीक है। तो मई के पहले सिलेबस खत्म करने का मतलब ही है कि बेवकूफ़ी है। इतना पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बच्चा पढ़ना बंद कर देता है, ये भी एक रीजन है। और रियलिटी ये है कि डिफिकल्ट है। आप देख लो ये हफ्ते में आपको कितने मिलते हैं। अभी हालांकि नेक्स्ट ये बढ़ा दिया जाएगा, बट स्टिल दिन भर में 3 क्लासेस करनी है, तो ज़्यादा आप उसको खींच भी नहीं सकते। तो मई से पहले नहीं खत्म होगा, मई में खत्म होगा। और इसके बाद अगर आपका एग्जाम अगस्त में होता है, यू विल हैव इनफ टाइम जुलाई, ठीक है, जून एंड जुलाई। तो उस दौरान आपके पास बहुत टाइम है। और अगर दिमाग में कहीं ये चल रहा होगा कि पहले सिलेबस खत्म कर लोगे और फिर रिवीजन करने बैठोगे, तो बेटा इस जन्म में तो सिलेक्शन भूल ही जाओ, अगले जन्म को पता नहीं। क्या ऐसा चल रहा है क्या? तो सिलेबस क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया और आप मुझसे बोल रहे हो कि सिलेबस खत्म कब होगा? दिस इज इलॉजिकल कंप्लीटली। ओके बच्चे, मैंने आपको बता दिया जो आपका क्वेरी थी फिलहाल। सर? हाँ बच्चे। सर वो एंटामीबा हिस्टोलाइटी का जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम एक बार लिख दीजिए। बच्चे लिखा तो था मैंने वहां पे। कहाँ थे जब मैंने लिखाया था? वो सर पूरा लिखा नहीं हुआ था, उसके पहले आपने मुझे अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री बैक्टीरिया से भी होता है। एक बैक्टीरिया है सिजेला, वो बैक्टीरियल डिसेंट्री कॉज करता है। डिसेंट्री कुछ नहीं है, डायरिया है। तो अब डिफरेंट टाइप के डायरिया होते हैं। तो ये जो अमीबिक डिसेंट्री है, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और सिजेला बैक्टीरियल डिसेंट्री कॉज करता है। तो लिख लिया? हाँ सर। ओके।